देखो बेटे जान, बुनियादी तौर पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक नॉन करंट एसेट है। जब खरीदा जाएगा तो उसको डेबिट किया जाएगा, कैश या अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है जी, ये इसकी बुनियादी अकाउंटिंग एंट्री है। अब इसका क्राइटेरिया क्या है रिकॉग्नाइज करने का? देखो बेटे, अब आप माशाल्लाह से बड़े हो चुके हैं, हर लफ्ज की डेप्थ है अकाउंटिंग में। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहुंचाते हैं, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोसेस होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बनती हैं। इस अमल को रिकॉग्निशन कहते हैं, और इस अमल में डेबिट एंड क्रेडिट बुनियादी हैसियत रखते हैं। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट को डेबिट करना और करेक्ट हेड ऑफ अकाउंट को क्रेडिट करना रिकॉग्निशन कहलाता है। मुझे जुमला रिपीट करने की जरूरत तो नहीं। शाबाश। रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम पढ़ रहे हैं IAS 16। IAS 16 में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ये है कि किसी भी आइटम को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट बनाया जा सकता है अगर ये दो बातें पूरी हो जाएं। प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे हमारी एंटिटी को जो इस एसेट से मुताल्लिक है, और इसकी कॉस्ट रिलायबली मुय्यर हो सकती हो। ये दो क्राइटेरिया। आपने एयर कंडीशनर खरीदा, प्रोबेबल है कि 6 महीने में फायदा देकर ठुस हो जाएगा, एसेट बनाओगे? नहीं। क्या चार्ज करोगे? एक्सपेंस। क्योंकि एसेट बनाने का क्राइटेरिया ये है कि एसी जो है तब एसेट है अगर प्रोबेबिलिटी है कि ये आपके बिजनेस को 1 साल से ज्यादा अर्सा तक बेनिफिट देने की सलाहियत रखता है। 6 महीने बाद जल के राख हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आज जब आपने इसको इंस्टॉल किया इसमें सलाहियत है कि ये एक लंबा अर्सा आपको बेनिफिट देगा। और जो इसकी वैल्यू है एसी की ₹1,00,000 सपोजली रिलायबली मैयर हो सकती है। रिलायबल मैयर होने का मतलब ये है जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो उसके पीछे आता है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, इसकी वेरीफाइबल है। ठीक है, और फेथफुल है, यानी कि आपका वो एसेट है, किसी और का नहीं है। तो रिलायबल बेसिकली हम उसको कहते हैं जो इंफॉर्मेशन आपकी है और करेक्टली एरर फ्री है। ठीक है, आप रिलायबिलिटी में ये बात कह सकते हैं कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है उसकी, और वेरीफाइबल है। और फ्री फ्रॉम एरर है। याद रहेगा तभी है। अगर उसमें एरर है कैलकुलेशंस में, आपने ₹1,00,000 जिस बिल से उठाया वो ठीक नहीं बना हुआ, उसमें कैलकुलेशंस के एरर हैं, तो इसका तो रिलायबल तो नहीं है ना, तो आप उसको एसेट पे तो नहीं लिख सकते उस रकम पर। ठीक है, दो क्राइटेरिया समझ आ गया। उसके बाद एक और बड़ी अहम बात है, वो बात है मेजर स्पेयर पार्ट्स से मुताल्लिक और स्टैंड बाय इक्विपमेंट से मुताल्लिक।
ये क्या कहना चाह रहा है? मेजर स्पेयर पार्ट्स मीन्स आपकी एक मशीन है, मैं ज़रा आसान एग्जांपल दे देता हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल हमें सामना होता है लोड शेडिंग का और हमने एक जनरेटर लाके रख दिया कि क्लास अनइंटरप्टेड चले। भले वो जनरेटर सारा साल ना चल रहा हो, लाइट ही नहीं गई तो जनरेटर की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान में दिन लेकर आए कि जनरेटर से जान छूट जाए, लेकिन स्टैंड बाय जनरेटर रखा हुआ, क्या उसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे हम अकाउंट फॉर करेंगे? यस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट हमें पीस ऑफ माइंड दे रहा है ना। मतलब हमारे लिए ये बड़ा बेनिफिट है कि अगर लाइट जाएगी तो फौरी तौर पर जनरेटर से हम बिजली जनरेट कर देंगे, भले हम उसको नहीं यूज कर रहे, लेकिन वो एक एसेट हमने खरीदा। मतलब आप उसके ऊपर अगर 20 लाख रुपए खर्च किया तो 20 लाख रुपया हमारा एसेट है ना, उसका हम एक्सपेंस में तो नहीं डाल देंगे। देखो अब आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है 5 है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी। अब वो जो जनरेटर इन 5 में से किसी एक फैमिली से ताल्लुक है उसका। एक्सपेंस का मतलब प्रॉफिट लॉस में इस साल में सारा फेंक दो। इस साल में फेंकने का मतलब क्या है? सेल्स में से लेस होगा अल्टीमेटली और हमें प्रॉफिट देगा। तो अगर सारा साल 20 लाख की सेल्स ही नहीं हुई है तो लॉस हो जाएगा ना। तो जनरेटर को हम इकट्ठा 20 लाख एक्सपेंस में नहीं डाल सकते, हम उसकी डेप्रिसिएशन डालेंगे। हम कहेंगे 10 साल इसने इस्तेमाल होना है, 2 लाख रुपए सिर्फ एक्सपेंस में डालेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ डेप्रिसिएशन का भी? कि इस साल पूरा 20 लाख अगर मैंने एक्सपेंस में शो कर दिया, इनकम स्टेटमेंट का स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट आपके सामने आ गया ना। इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस कर दी तो प्रॉफिट आता है ना। अगर एक्सपेंसेस मैंने 20 लाख लिखा तो मेरी इनकम में से 20 लाख माइनस होगा। अगर इनकम ही मेरी जो है वो 18 लाख की, तो 2 लाख का तो मेरा हो जाएगा लॉस। फर्ज कर ले मेरी ही मैं लिख रहा हूँ, उसमें मेरा कोई एक्सपेंस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा? मैं देखूँगा जनरेटर कितने साल इस्तेमाल होगा। स्टैंड बाय पड़ा होगा, फिर भी उसकी यूजफुल लाइफ होगी ना, तो उसकी यूजफुल लाइफ को डिवाइड करके उसकी डेप्रिसिएशन लेकर जाऊँगा। जनरेटर को मैं अपना प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बना दूँ। इसी तरह से मेजर स्पेयर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाले जनरेटर हैवी भी चलता है, बिजली आती है जाती है, जाती है नहीं आती है, फिर जाती है फिर आती है, फिर जाती है फिर नहीं आती है, ठीक है, और हैवी जनरेटर चलता है। अब उसके कुछ ऐसे बड़े स्पेयर पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि अगर हमने इंतजार किया कि जनरेटर खराब हो गया और फिर हमने मार्केट में भेजा जी पार्ट लेकर और फिर उसके अंदर वो लगाओ फिर चलेगा, तो 2 घंटे हो सकता है हमारा काम रुक जाए। इसलिए हमने उसके वो मेजर स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो स्टैंड बाय रख दिया कि जैसे कोई प्रॉब्लम है पार्ट उसके अंदर लगाया, जनरेटर फिर चल पड़ा। अब वो मेजर स्पेयर पार्ट भी जो हमारे स्टोर में भले पड़े हुए हैं उनको भी हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर रखेंगे कि उसकी भी अपनी एक लाइफ है, ठीक है। सो मेजर स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट जो होते हैं उनको भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम के तौर पे नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट में शो किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। तो कहता हूँ क्वालिफाई करते हैं एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट व्हेन एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू यूज देम ड्यूरिंग मोर देन 1 पीरियड। तो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट जिसमें एंटिटी के लिए फायदा हो उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट। Immaterial items are not recognized as property plant equipment. Immaterial item, फर्ज कर लेते हैं बहुत बड़ा कैंपस है, लाइट नहीं जाती, हमने सोलर सिस्टम लगा दिया, लाइट के जाने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने वो पिद्दी सा जनरेटर रख लिया। वो किस लिए रखा? कि जी काम कर रहे होते हैं हमारे ऑफिस में कुछ लोग, तो उनके कंप्यूटर चार्ज हो जाएं अगर खुदा ना खास्ता लाइट जाती है। अब वो पिद्दी सा कंप्यूटर जो हमने जनरेटर रखा है, फॉर एग्जांपल वो सिर्फ वो चंद कंप्यूटर्स को ही
बिजली सप्लाई कर सकता है। उसकी कॉस्ट सपोजली मैं कहता हूँ यूपीएस टाइप है, कोई सबसे 50,000 रुपये का जो यूपीएस है। अब जहाँ पर लाखों का बिजनेस हो रहा हो, करोड़ों का बिजनेस हो रहा हो, वहाँ पर 40-50,000 रुपया इतनी सा एक्सपेंस है। तो वहाँ पर जजमेंट ये की जा सकती है, भले आप कहें कि जी वो तो जी यूपीएस है, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, लेकिन अब मैं बड़ी पत्ते की बात बताने जा रहा हूँ जो आर्टिकल्स के दिनों में भी काम आएगी और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी काम आएगी। फाइनल वगैरह के एग्जाम में जब पहुंचोगे सीफैट में तो काम आएगी। आपके लेवल पे शायद एग्जामिनर ऐसी बातें नहीं पूछता होता। मैनेजमेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे जजमेंट पे बेस्ड फैसला कर सकती है। अब देखने को वो कितनी सा यूपीएस 50,000 रुपये का, लेकिन वो बिजनेस जो करोड़ों का कारोबार कर रहा है उसके लिए 50,000 की मटेरियल है। मैनेजमेंट कह सकती है कि इसको यार 50,000 का एक्सपेंस में डालो, क्या इसको कैपिटलाइज करोगे, फिर इसकी डेप्रिसिएशंस के लिए इसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन करोगे, फिर उसको एक्सपेंस करोगे, हर साल उसके एक्सपेंसेस कैलकुलेट करोगे, हर साल उसकी यूजफुल लाइफ को रिव्यू करोगे, हर साल उसकी डेप्रिसिएशन मेथड्स को रिव्यू करोगे, तो किस चक्कर में पड़ेगा? एक्सपेंस करो, इसको खत्म करो। कितनी है ये कौन कह रहा है? स्टैंडर्ड कह रहा है कि ऐसा करने की इजाजत है, जजमेंट यूज की जा सकती है। अब इसकी एक सादा एग्जांपल ले लेते हैं। इनमैटेरियल आइटम, आपकी स्टेशनरी आइटम, बात को कैलकुलेटर, दादा बू के जमाने का कैलकुलेटर बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वैसे दादा बू के जमाने में कैलकुलेटर शायद था ही नहीं, ठीक है। तो कैलकुलेटर जो है आपने आज खरीदा, सपोजली 2,000 रुपये का, आप कहते हैं वो कैलकुलेटर जो है लंबा चलेगा, लेकिन जहाँ लाखों करोड़ों का कारोबार हो रहा है वहाँ 2,000 रुपये को एक्सपेंस करो यार, उसको क्या डालना, ठीक है। तो कहता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इन मटेरियल आइटम्स को एक्सपेंस कर दो, उसको प्रॉपर्टी प्लांट के फंड में ना डालो, भले वो उसकी यूजफुल लाइफ ज़्यादा ही ना हो, हम उसको एक्सपेंस नहीं बनाते, सॉरी एसेट नहीं बनाते, एक्सपेंस बना लेते हैं।